हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री। सो कल हम लोगों ने सी प्लस प्लस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को सी प्लस प्लस के फीचर्स, सी प्लस प्लस के बारे में पूरा ओवरऑल डिटेल में बताया था। फिर उसके बाद आज हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रोग्रामिंग। जो मैंने सी प्लस प्लस के टॉपिक्स कल कवर किए थे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट तो था, मतलब पूरा थेरी वाला पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सी प्लस प्लस किसने बनाया था, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, कुछ उसके फीचर्स देखे थे, कुछ ऊप्स के कंसेप्ट देखे थे, ओवरव्यू देखा था, ठीक है। जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो वो लोग पीएस के टेक्नोलॉजीज चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सी प्लस प्लस का फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन अबाउट द सी प्लस प्लस। ओके, अब आज का जो एजेंडा है हमारा वो रहेगा सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजिंग फंक्शन, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे एरे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिक प्रोग्रामिंग में मैं आप लोगों को सी आउट एंड सीन मेन मेथड के अंदर कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग में सीन एंड सी आउट। सीन एंड सी आउट मतलब कि कंसोल आउटपुट, जो कि आप लोग प्रिंट के लिए यूज करते हो। अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सी आउट, दैट इज कंसोल आउटपुट। उसके बाद होता है सीन। सीन मतलब कि कंसोल इनपुट। अगर मुझे कुछ यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम लोग यूज करते हैं सीन का। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने सी में जैसे वॉइड मेन होता है, वॉइड मेन के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे थे। ओके, और उसके अंदर जो भी कोड हम लोग लिख रहे थे वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो उसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू में करेंगे, बट मैं आप लोगों को उसको सी प्लस प्लस में कैसे किया जाता है बेसिक प्रोग्राम वो बताऊंगी पहले। तो फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है मेरा। सो सेम टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम भी रन करेंगे। देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी आईडी यूज करना चाहते हो। आप कोड ब्लॉक यूज कीजिए, नेटबीन्स यूज कर सकते हैं, इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं। आपको जो आईडी यूज करनी है आप वो आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करनी है तो हम लोग F5 करते हैं। अब यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ये मैं हटा दे रही हूँ, कंट्रोल डिलीट, हैश इंक्लूड iostream डॉट h, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio डॉट h। ओके, नेक्स्ट होता है void main, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग। उसके बाद जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रही हूं मैं, इंट a कॉमा b, एंड देन एक ऐड नाम का वेरिएबल। सो यहाँ पे हम लोग जैसे CLR SCR कर रहे थे सी में, सेम सी प्लस प्लस में वैसे ही करेंगे। डेटा टाइप, वेरिएबल डिक्लेरेशन सेम होता है, जैसे सी में किया था सी प्लस प्लस में भी सेम होता है। अब यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, सी आउट। अब डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये ऑपरेटर लिखना जरूरी है, ठीक है। डबल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ओके, देन इनपुट करना है, जैसे सी में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे थे, बट आप लोगों को सी प्लस प्लस में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना है।
आप लोग जस्ट डिक्लेयर कीजिए और उसको इनपुट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी सीन किया है, तो यहाँ पे हम लोग ए एंड बी की वैल्यू इनपुट करेंगे। ओके, तो ये हो चुका है आप लोगों की ए एंड बी की वैल्यू इनपुट। उसके बाद मुझे कैलकुलेशन करना है, सो एड इक्वल्स टू ए प्लस बी, एड इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये होने के बाद हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एड इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे हम लोग सी में कॉमा दे रहे थे प्रिंटफ में, यहाँ पे आप लोगों का ऑपरेटर यूज होगा और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे ऐड। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। सो इस तरीके से आप लोगों का ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम लोग चलो अभी रन करते हैं, सेम प्रोसीजर 2 and 3, सो आंसर इज एड इक्वल्स टू 5। तो ये एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम हो गया, जैसे हम लोगों ने सी में किया था वही हम लोगों ने C++ में किया है। सिंपली यहाँ पे यूज किया है printf और scanf की जगह पे cout एंड सीन। और जब आप printf और scanf लेते हो तो आप लोग कौन सी हेडर फाइल यूज करते हो, stdio.h, बट यहाँ पे आप लोग यूज करोगे iostream.h, ठीक है। सो cout एंड सीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, iostream.h। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे कि किस तरीके से क्लास लिया जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट लिया जाता है। कल के टॉपिक में आप लोगों को मैं ये कवर करवा चुकी हूँ कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक क्लास डिफाइन करूंगी। चलो इसको रफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे डेमो नाम का क्लास है, करली ब्रैकेट ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग। जब भी आप लोग क्लास के अंदर कुछ भी डिक्लेयर करोगे, डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, जब भी आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो ये सब कुछ, तो आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर लेना जरूरी है। सो अभी ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तो एक्सेस स्पेसिफायर आपके 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके ही आप क्लास के अंदर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, बट इनकेस अगर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जैसे यहाँ पे अभी मैं कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा, आप लोगों का जो डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा क्या होगा, क्लास के अंदर अगर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया तो प्राइवेट। तो प्राइवेट का डेटा क्या होगा क्लास के अंदर, जब आप प्राइवेट के अंदर कुछ भी लिखते हो क्लास के अंदर, तो वो विद इन क्लास ही यूज होता है। ओके, क्लास के अंदर अगर मैंने प्राइवेट वाले सेशन में कुछ भी लिखा तो वो विद इन क्लास ही यूज होगा। बट वही हम लोग अगर उसको पब्लिक के अंदर डिफाइन करते हैं, अगर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया और उस एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम लोगों ने कुछ मैटर लिखा, तो वो मैटर आप लोगों का क्लास के अंदर प्लस आउटसाइड द क्लास दोनों जगह पे यूज हो सकता है। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड वाला कंसेप्ट है, प्रोटेक्टेड वाला कंसेप्ट आपका मोस्टली टाइम पे इनहेरिटेंस में आता है। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और प्रोटेक्टेड वाला कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर ये जो डेमो नाम का क्लास है, ये डेमो नाम का क्लास किसी और क्लास के साथ रिलेट करता है, तभी हम लोग प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से होता है प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड वाला हम लोग इनहेरिटेंस में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्लास के अंदर मैं प्राइवेट लिख रही हूँ। सो प्राइवेट के बाद आपको कोलन देना पड़ता है। इस प्राइवेट वाले सेक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी।
एक वेरिएबल a, एक b और एक कर देते हैं ऐड। ओके, सो इस तरीके से मैंने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब तो ये जो वेरिएबल है इनका जो स्कोप होता है वो क्लास के अंदर तक ही रहेगा। ओके, सो उसके बाद हम लोग पब्लिक के अंदर कुछ डिक्लेयर करेंगे। तो पब्लिक वाले सेक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देती हूं। ठीक है, void show नाम का मेरा फंक्शन है। फंक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सी में फंक्शन के टाइप्स होते हैं, वो आप लोग देख लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये फंक्शन कौन सा है। सो ये फंक्शन आप लोगों का होता है विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, फंक्शन हम लोग देखेंगे आगे भी, बट सिंपल ये पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर हो चुका है, उसके अंदर हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक में कुछ लिखा है। तो प्राइवेट के सेक्शन में जो भी लिखा है वो विद इन क्लास यूज होगा, पब्लिक के सेक्शन में जो लिखा है वो आउटसाइड द क्लास यूज होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने फंक्शन जो लिखा है उसकी डेफिनेशन भी मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं कोई फंक्शन की डेफिनेशन दे देती हूँ, जैसे कि सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, देन उसके बाद सिन ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन से वैल्यू एंटर की और यहीं पे हम लोग उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। सो सी आउट ऐड नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू भी हम लोग यहीं पे प्रिंट करेंगे। जैसे मैंने बेसिक प्रोग्राम बताया सेम उसी टाइप का है, बट मैंने क्लास और फंक्शन का यूज करके किया है। ओके, तो ये फंक्शन का क्लोजिंग हो गया, उसके बाद क्लास का क्लोजिंग हो गया। क्लास के क्लोजिंग के बाद आपको सेमीकोलन देना जरूरी है। जैसे सी में स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के क्लोजिंग के बाद आप लोग सेमीकोलन देते हो, टर्मिनेट करते हो, वैसे ही आप लोगों का क्लास का क्लोजिंग होता है और क्लास के क्लोजिंग के बाद आपको सेमीकोलन देना जरूरी है। दैट मीन्स क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों का टर्मिनेट हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग void main लिखेंगे, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये क्लास डिफाइंड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग void main के अंदर क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए अगर आप लोगों को क्लास के अंदर के कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो आप लोगों को मेन के अंदर क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं डेमो नाम का क्लास और एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे मैं ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ओके, अब मुझे कॉल वेरिएबल को करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वेरिएबल कॉल भी नहीं हो सकते बिकॉज वो जो वेरिएबल है ए बी एंड ऐड नाम के वेरिएबल वो किस में लिखे हैं, प्राइवेट में लिखा है, तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा पार्ट आउटसाइड द क्लास एक्सेस यूज हो सकता है, पब्लिक के अंदर का। पब्लिक के अंदर मैंने एक शो नाम का फंक्शन लिखा है और वो शो नाम का फंक्शन आप लोग आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मुझे शो वाले फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर पाऊंगी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ओबी डॉट शो नाम का फंक्शन, जिससे आप लोगों का फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर जो भी मैटर होगा वो क्या करेगा, वो एक्सेस करवाएगा। सो इसके बाद हम लोग गेट ch लिखेंगे टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। सो इस तरीके से आप लोगों का ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास फंक्शन कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। एक्चुअली मैंने CLR/SCR नहीं किया है इसलिए इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, प्रीवियस वाला और नया वाला। तो यहाँ पे वो लिखाई दे रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी और आंसर इज 5। यहाँ पे अगर आप लोग CLR/SCR लिखोगे तो प्रीवियस वाला आउटपुट नहीं दिखाई देगा। ये देखिए 23 एंड देन 3 या 2, सो आंसर इज 25। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है वो क्लास
ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये मैंने आपका क्लियर करवाया कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें सी आउट और सीन हम लोगों ने मेन मेथड के अंदर यूज किया है। फिर क्लास कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजिंग फंक्शन। जो फंक्शन होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं इन सी में, ओके। सो सी में हम लोगों ने देखा था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ओके। सो ये जो कॉल बाय वैल्यू के 4 टाइप मैंने आप लोगों को सी में एक्सप्लेन किया था, ओके। तो वही सी के जो ये 4 टाइप होते हैं, जिसमें से 3 आप लोगों के सी में यूज होते हैं, और ये जो फोर्थ वन होता है, फोर्थ वन मीन्स ये वाला, तो ये वाला आप लोगों का सी प्लस प्लस में यूज होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। तो जिनको भी अगर फंक्शन समझ में नहीं आता है वो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे सी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे एक टॉपिक है फंक्शन का, वो फंक्शन का आप लोग टॉपिक देखिए तो आपको फंक्शन इजीली समझ में आएगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ये जितने भी 4 फंक्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट, with return, with argument and with return without argument, ये चारों फंक्शन को C++ में कैसे यूज किया जाता है तो वो आज हम लोग देखेंगे, ओके। सो पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो होता है उसको C++ में मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो चुका है, मेथड। तो कभी कभी आप लोगों को किसी बुक में दिखेगा कि मेथड यूज, ठीक है, फंक्शन यूज। तो फंक्शन और मेथड डिफरेंट नहीं है, फंक्शन और मेथड सेम ही है, फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है, ओके। एंड देन सेकेंड जो होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसे हम लोग सी में यूज कर रहे थे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो आप लोग ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के अंदर जो लिख रहे थे वो क्या थे आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स को कभी कभी C++ में पैरामीटर बोलते हैं, क्या, पैरामीटर। तो कंफ्यूज मत हो कि आर्ग्यूमेंट ही पैरामीटर है, पैरामीटर ही आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन ही मेथड है और मेथड ही फंक्शन है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, खाली इनके नाम डिफरेंशिएट किए गए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे यूजिंग विदाउट रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। वैसे मैं आप लोगों को विदाउट रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट ये प्रोग्राम बता चुकी हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन है विदाउट रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट ही है। वॉइड मतलब कि विदाउट रिटर्न, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बट ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या हुआ है कि एक ही फंक्शन में आप लोगों ने वैल्यू भी इनपुट कर ली और उसके बाद आप लोगों ने वहां पे प्रिंटिंग भी कर दिया, मतलब एक ही फंक्शन में सब कुछ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम लोग इसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि सेम यहाँ पे एक क्लास लिया है डेमो नाम का, जिसके अंदर प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट में मैंने यहाँ पे a एंड b एंड ऐड नाम का वेरिएबल लिया है। अब देखिए ये प्राइवेट में मेंशन करके लिखा है, इन केस यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनके ऊपर मैंने प्राइवेट वाला कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का डेटा प्राइवेट ही होता है। जो a एंड b दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब पब्लिक के अंदर मैंने इसलिए लिखा है ताकि पब्लिक के अंदर के जो भी डेटा मैंने लिखा है वो मैं आउटसाइड द क्लास यूज कर सकूं। बट अगर उसको भी मैंने प्राइवेट में लिखा होता, आई मीन ये जो शो नाम का फंक्शन है वो भी मैंने प्राइवेट में लिखा होता, तो आप लोग आउटसाइड द क्लास कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये जो शो नाम का फंक्शन है वो कहाँ पे लिखा है, पब्लिक के अंदर। सो यहाँ पे पब्लिक के अंदर शो नाम का फंक्शन लिखा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। एक फंक्शन से हम लोग वैल्यू एंटर करते हैं और एक फंक्शन से हम लोग वैल्यू को प्रिंटिंग करते हैं। सो यहाँ पे एक मैं
काम करते हैं, विदाउट रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट ही देखना है हम लोगों को। सो यहाँ पे गेट नाम का फंक्शन लेते हैं। ये जितने भी मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ ये सारे आप लोगों के यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो यहाँ पे ये गेट नाम का फंक्शन लिखा है जिसमें हम लोग वैल्यू एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, मतलब ये फंक्शन हो गया फर्स्ट गेट नाम का जिसमें हम लोगों ने वैल्यू को एंटर करवाया। अब उसके बाद एक और फंक्शन लेते हैं void show। सो void show में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब जो भी a एंड b की वैल्यू हम लोग फर्स्ट फंक्शन से एंटर कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग सेकेंड वाले फंक्शन में कर रहे हैं। ओके, और सेकेंड वाले फंक्शन में हम लोगों ने क्या कर दिया है, ऐड नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। सो दैट इज ऐड। ओके, सो ये हो चुके आप लोगों के दो फंक्शन जिससे एक से वैल्यू एंटर हुई है और एक से वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम लोग मेन में आते हैं। मेन में यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग CLR SCR लिख रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है, बट मुझे गेट फंक्शन को भी कॉल करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे ओनली शो वाले फंक्शन को कॉल करती हूँ तो क्या होगा, कुछ भी आपका डेटा एंटर नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ गार्बेज वैल्यू आप लोगों की प्रिंट करवाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे शो फंक्शन के पहले किसको कॉल करना पड़ेगा, गेट फंक्शन को, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले मेन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद बाकी का सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी C++ में मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें वो पहले देखेगा कि क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट मतलब पहले वो गेट फंक्शन में जाएगा, यहाँ से वैल्यू एंटर करवाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो मतलब फिर शो फंक्शन में जाएगा, यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करके प्रिंट करवाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के दो फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन का टाइप है, दैट इज विदाउट रिटर्न विदाउट आर्गुमेंट। सो इसको रन करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे। सो इस तरीके से आप लोगों का 35 प्रिंट हो चुका है। ओके, सो ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने फर्स्ट टाइप आप लोगों को बताया विदाउट रिटर्न विदाउट आर्गुमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदाउट रिटर्न बट विथ आर्गुमेंट। अब विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्गुमेंट को ही यहाँ पे बोला जाता है पैरामीटराइज। ओके, पैरामीटराइज। सो यहाँ पे हम लोग विथ आर्गुमेंट लेंगे। तो विथ आर्गुमेंट में यहाँ पे जब आर्गुमेंट आप लोग डिक्लेयर करते हो तो आप लोगों को ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं int x, int y। सो यहाँ पे मैं दो वैल्यू डिक्लेयर कर रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद अब फंक्शन जिसने पढ़ा है उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेट नाम का फंक्शन है जिसमें void मतलब विदाउट रिटर्न और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है दैट इज विथ आर्गुमेंट। ओके, विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट। ठीक है, विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट, दैट इज पैरामीटराइज भी बोल सकते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने int x, int y, जब भी आप लोग पैरामीटराइज लेते हो तो आप लोगों को डेटा टाइप के साथ लेने पड़ेंगे। जितने आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उतने आपके डेटा टाइप भी मेंशन रहेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है int x एंड int y। उसके बाद अब जब भी आप लोग पैरामीटर लेते हो या आर्गुमेंट लेते हो तो आप लोगों की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से पास होती है, मेन से। ओके, सो यहाँ पे आप लोग ये नहीं लिखोगे, मतलब यहां से ये पूरा रफ हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को आर्गुमेंट पास करने हैं मेन से। सो यहां पे आएगा आप लोगों का a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू y। इससे क्या होता है कि जो भी आप लोग मेन से वैल्यू पास करोगे फंक्शन में तो वो वैल्यू जाएगी x और y नाम के वेरिएबल में।
फिर ये जो x और y की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मल वैल्यू होती है, वो कहाँ पे जाएगी, ए एंड बी में, और ए एंड बी मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी हूँ, मतलब कि फॉर्मल टू एक्चुअल का कंसेप्ट आया। x और y इज अ फॉर्मल एंड वो जो वैल्यू पास होगी वो कहाँ पे पास होगी, ए एंड बी इज अ एक्चुअल, ठीक है। तो फॉर्मल टू एक्चुअल वैल्यू आप लोगों की पास होगी। उसके बाद आपके पास अभी वैल्यू किस में, ए एंड बी में। सो यहाँ पे शो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का कैलकुलेशन करेंगे और ऐड नाम के वेरिएबल में उसको प्रिंट करवा देंगे। सो इस तरीके से आप लोगों का ये परफॉर्म होगा। बट अभी आते हैं हम लोग मेन के अंदर, क्योंकि ये जो गेट फंक्शन है इसको मुझे कॉल करना है। सो सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट ऑब्जेक्ट डॉट जब मैं गेट करूंगी, और ये जो गेट नाम का फंक्शन है वो कैसे आप लोगों का पैरामीटराइज, मतलब कि आर्गुमेंट के साथ है। तो आपको आर्गुमेंट कहां से पास करने पड़ेंगे, मेन से। तो मेन से जब आप आर्गुमेंट पास करोगे तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो, यहाँ पे गेट वाला फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसे ही आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना जरूरी है। अब ये आर्गुमेंट किस टाइप के पास करने हैं, दो इंटीजर। सो यहाँ पे भी मुझे दो इंटीजर ही वैल्यू लेना पड़ेगा। फ्लोट होती तो दो फ्लोट होते, बट फर्स्ट इंटीजर होता है, सेकेंड फ्लोट होता, तो आपको सेम सीक्वेंस में भी वैल्यू पास करना जरूरी है। देखिए सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर लिख रहे हो एंड देन फ्लोट लिख रहे हो इन केस, तो यहाँ पे नीचे में भी आप लोगों को फर्स्ट इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी एंड सेकेंड इंटीजर वाली, सेकेंड फ्लोट वाली, ओके। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर हैं, तो यहाँ पे मैं दो वैल्यू पास कर देती हूँ 2 एंड 3। तो जैसे ही आप लोगों का ये गेट फंक्शन कॉल होगा तो सिंपली क्या होगा, गेट फंक्शन कॉल होगा इस यहाँ पे, ये जो 2 जो वैल्यू है वो x में जाएगी और 3 आप लोगों की y में जाएगी। फिर x और y में जो भी वैल्यू होगी वो a एंड b में जाएगी, दैट इज एक्चुअल। एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट शो करूंगी तो शो फंक्शन कॉल करके उसका वो कैलकुलेशन करवा देगा। सो इस तरीके से आप लोगों का पैरामीटराइज फंक्शन दैट इज विथ आर्गुमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग रन करते हैं तो देखिए आंसर इज 5। अब ये आप कितनी भी बार इसको रन कीजिए आपका आंसर 5 आएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ये जो पैरामीटराइज फंक्शन लिया है, ये पैरामीटराइज फंक्शन में जो वैल्यू आप लोगों ने इनपुट किए दैट इज 2 एंड 3, वो कैसी है, कांस्टेंट है। सो इसीलिए बार बार 2 और 3 का ही कैलकुलेशन होगा, ओके। बट मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ये पैरामीटराइज दिखाऊं, बट यहां से ये जो वैल्यू पास कर रही हूं वो कांस्टेंट ना करूं। वहां पे मैं कैसे वैल्यू पास करूंगी, यूजर से। तो वो किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे हम लोग, ओके। मेरा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे पैरामीटराइज तो मुझे दिखाना है, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू पास की है 2 एंड 3 वो कांस्टेंट नहीं चाहिए। पैरामीटराइज दिखाना है बट कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसको यूजर डिफाइंड भी आप लोगों को मेन से ही करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, सो यहाँ पे मैं सिंपली दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, x1 सपोज y1, ओके। उसके बाद यहाँ पे सी आउट के बाद मैं एक स्टेटमेंट भी डाल देती हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ x1 and y1, ओके। देन उसके बाद सिन x1 और y1 की वैल्यू स्कैन हो चुकी है मेन से ही, ओके। मैंने मेन से ही स्कैन किया है। अब ये वैल्यू स्कैन करने के बाद जो 2 और 3 था वो कांस्टेंट था, मुझे क्या चाहिए वहां पे, यूजर डिफाइंड। सो यहाँ पे मैं x1, y1 इनिशियलाइज कर दूंगी, ताकि ये क्या होगा, पैरामीटराइज भी हो चुका यहां से और ये यूजर से भी डिफाइंड हो चुका। ये क्या करेगा, अब मेन में आते हैं हम लोग, सी आउट मिला उसको, सिन मिला, x1 और y1 की वैल्यू एंटर करना है। तो जैसे ही हम लोग x1 और y1 की वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद उसको क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। तो गेट नाम का फंक्शन है जिसमें मेरे x1 और y1 जा रहा है। सो x1 और y1 की जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, गेट वाले फंक्शन में। सो फर्स्ट x1 जाएगा x के अंदर, सेकेंड y1 जाएगा y के अंदर।
सो x और y की वैल्यू अभी आ चुकी है, वो a एंड b में जाएगी और उसके बाद जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन को कॉल करूंगी तो यहाँ पे वो शो फंक्शन के थ्रू ऐड में कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। सो इस तरीके से आप लोगों का विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट दैट इज पैरामीटराइज फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए रन करते हैं, देखिए पूछ रहा है वो मुझे वैल्यू 223 एंड देन 2, सो आंसर इज 25। पहले क्या हो रहा था, सेम प्रोग्राम में कांस्टेंट आ रहा था, अभी मैंने उसको यूजर से कर दिया बट पैरामीटराइजिंग। ओके, सो ये पैरामीटराइज मतलब कि आर्गुमेंट वाला ही फंक्शन है जो कि हम लोगों ने यूजर से करवाया। सो ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं विदाउट, विथ रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट दैट इज पैरामीटराइज। ओके, तो यहां पे अब गेट नाम का जो फंक्शन है इसमें हम लोग फंक्शन कर लेते हैं और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट डिक्लेयर कर देती हूँ। ओके, ये शो नाम का फंक्शन मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आप दो फंक्शन भी ले सकते हो, नो डाउट, मैं एक ही फंक्शन में आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे ये जो गेट नाम का फंक्शन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट। ओके, सो आर्गुमेंट है सिंपली आप लोगों का x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी। अब विथ रिटर्न अगर फंक्शन होता है, ठीक है, विथ रिटर्न अगर फंक्शन होता है, विथ रिटर्न मीन्स ये इंट गेट दैट इज विथ रिटर्न। सो विथ रिटर्न अगर फंक्शन होता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, रिटर्न कीवर्ड। बट ये वैल्यू पास होने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन पहले परफॉर्म कर देते हैं। ओके, आपके पास a एंड b में वैल्यू है तो a एंड b की जो वैल्यू होगी वो ऐड नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। उसके बाद हम लोग रिटर्न करना है, तो रिटर्न अभी क्या आएगा, आप लोगों का जो वैल्यू आप लोगों को रिटर्न करनी है तो रिटर्न में आएगा आप लोगों का ऐड नाम का वेरिएबल। मतलब कि इसके पहले जो दो प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ वो विदाउट रिटर्न थे, और जब विदाउट रिटर्न होता है तो आप लोगों का आंसर फंक्शन के डेफिनेशन में ही प्रिंट होता है, मतलब सी आउट यहीं पे आएगा। बट अभी आप लोगों का जो फंक्शन है वो कैसा है, विथ रिटर्न है। तो ध्यान में रखिए जब विथ रिटर्न होता है तो आप लोगों का रिटर्न मेन के अंदर करेगा। ओके, यहाँ पे विथ रिटर्न है इसलिए हम लोग रिटर्न कर रहे ऐड को। अब ये ऐड कहाँ पे रिटर्न होगा, मेन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं मेन के अंदर। अब देखिए हम लोग ये यूजर से ही चाहते हैं कि ये पैरामीटराइज तो हो बट यूजर से वैल्यू पास हो। तो यहाँ पे मैंने सेम वही किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सीन किया है मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद मैंने फंक्शन भी कॉल किया है, गेट नाम का फंक्शन, जिसमें x1 और y1 की वैल्यू एंटर हो रही है। वो x1 और y1 कहाँ पे जाएगा, x और y में, यहाँ पे वो कैलकुलेशन करेगा। अब कैलकुलेशन करने के बाद ऐड आ रहा है, तो ये जो ऐड में जो वैल्यू आ रही है वो रिटर्न कहाँ पे कर रहा है, उसी फंक्शन में रिटर्न कर रहा है। तो जब आप उसी फंक्शन में रिटर्न करना चाहते हो तो मेन के अंदर यहाँ पे एक आप काम कर सकते हो, c इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट। मतलब कैसे होगा कि ये पहले फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन ने यहाँ पे कॉल किया, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, उसके बाद ऐड नाम की वैल्यू को रिटर्न करवाएगा और रिटर्न कहाँ पे करेगा, सी के अंदर रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सी आउट में किसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ऐड नाम के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट करेंगे, बट वो वैल्यू किस में रिटर्न हुई है, सी में रिटर्न हुई है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा आप लोगों का, सी। ओके, सो ये हो गया आप लोगों का विथ रिटर्न, बट यहाँ पे आपको सी भी मेंशन करना जरूरी है। सिंपली है, गेट फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू जो हम लोगों ने पास की है वो जाएगी यहाँ पे, x1 की वैल्यू x में, y1 की वैल्यू y में, कैलकुलेशन करेगा और विथ रिटर्न वाला फंक्शन है इसलिए रिटर्न कराएगा ऐड की वैल्यू, और वो जो ऐड की वैल्यू है वो किस में रिटर्न कराएगा, सी में, बिकॉज फंक्शन जहां से कॉल हुआ है वहीं पे उसको रिटर्न करना है। सो ऐड नाम के वेरिएबल की वैल्यू सी में रिटर्न कराएगा एंड मेन के अंदर ही हम लोगों ने सी को प्रिंट करवा दिया। सो इसको रन करते अभी, तो देखिए
23 and then 2, आंसर इज 25. ओके, अब देखिए ये दो तरीके से भी किया जा सकता है. जैसे कि यहाँ पे तो रिटर्न किया है, नो इशू. यहाँ पे आप लोगों ने एक वेरिएबल में लेके फंक्शन को प्रिंट किया, मतलब वेरिएबल में आप लोगों ने फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद उस वेरिएबल को आप लोगों ने प्रिंट किया. आप सिंपली इसको, जैसे मैं इसको कमेंट्स लगा देती हूँ, कमेंट्स मतलब इतना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डबल स्लैश मतलब कमेंट्स. ओके, अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली कोई वेरिएबल यूज नहीं करना है, डायरेक्टली फंक्शन को प्रिंट करवाना है. सो यहाँ पे एड इक्वल्स टू, सो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे वेरिएबल में हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया था, आप डायरेक्टली सी आउट में ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते हो. ठीक है, मतलब कि वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है. मैंने आप लोगों को वेरिएबल लेके भी बताया फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली सी आउट में भी बताया कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं. तो ये दोनों आप लोग कर सकते हो. इसको रन करते हैं, वैल्यू. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर प्रिंट होगा. सो ये हो गया आप लोगों का विथ रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, दैट इज पैरामीटराइज फंक्शन. अब उसके बाद लास्ट है विथ रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सी में यूज नहीं होता है. वो हम लोग देखने वाले थे C++ में. सो विथ रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट. तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब कि नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन. ओके, सो ये हो गया आप लोगों का. अब आर्ग्यूमेंट नहीं देना है तो यहां से मैं हटा दे रही हूं इसको. ठीक है, यहां से हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू एंटर करवा देते हैं क्योंकि ये पैरामीटराइज नहीं है. सो यहां पे मैं डायरेक्टली वैल्यू ले सकती हूं. सो यहां पे हम लोग करते हैं सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ A and B. ओके, सो इसके बाद सीन करते हैं हम लोग A and then B. ठीक है, सो यहां पे हम लोगों का एंटर हो चुका है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों का कैलकुलेशन हो चुका है. ये आप लोगों का विदाउट आर्ग्यूमेंट है. सो विदाउट आर्ग्यूमेंट में कभी भी आप लोग मेन से वैल्यू पास नहीं कर सकते. आप लोगों को इसके डेफिनेशन से ही वैल्यू पास करनी पड़ेंगे. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दिया है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है. अब यहाँ पे देखिए ये विथ आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, सॉरी विथ रिटर्न है, विथ रिटर्न. सो विथ रिटर्न होता है तो रिटर्न कहाँ पे करता है, मेन के अंदर. तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड तो आएगा ही. ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन के अंदर. तो मेन के अंदर ये मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम लोग हटा दे रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर द वैल्यू वगैरह ये भी कोई करने की जरूरत नहीं, इसको पूरा हटा देती हूँ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं. बट इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ है क्या, नहीं, बिकॉज ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है इसीलिए. अब यहाँ पे हम लोग विथ रिटर्न फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो विथ रिटर्न में मुझे रिटर्न कहाँ पे करना पड़ेगा, मेन के अंदर. तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली सी आउट में फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ. डायरेक्टली आप लोग क्या कर दो, यहाँ पे सी आउट में फंक्शन को कॉल कर दो या वेरिएबल लेके करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्टली फंक्शन को सी आउट में कॉल किया है. सो इसको रन करते हैं. सो यहाँ पे वैल्यू एंटर की है और ये आया आप लोगों का 25 आंसर. सो इस तरीके से आप लोगों का विथ रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट जो कि C++ में यूज होता है वो इस तरीके से यूज होगा. ठीक है, सो ये है आप लोगों के फंक्शन, और फंक्शन किस तरीके से आप लोग C++ में यूज करोगे उसका मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बता दिया. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये सी प्लस प्लस का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब क्या, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब कि आप लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया वो क्लास के अंदर जो आप लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी टाइप का फंक्शन, चाहे आप लोग विदाउट विथ करो या विथ करो या विदाउट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी फंक्शन जो आप लोग क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो वहीं पे उसकी डेफिनेशन देते हो, ठीक है। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं वो सारे प्रोग्राम की डेफिनेशन कहाँ पे थी, क्लास के अंदर ही थी। बट इन केस मुझे क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। जो फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन हम लोग क्लास के अंदर लिख रहे हैं, वो डेफिनेशन मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास के बाहर लिखूं। तो जब भी आप लोग क्लास के बाहर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो तो आप लोग क्या यूज करोगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, जब भी आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखते हो तो आप लोग क्या यूज करते हो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है वो क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग जब क्लास के बाहर कोई फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो तो वो जो फंक्शन रहता है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये किसी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसीलिए हम लोग स्कोप के थ्रू उसको बता सकते हैं क्लास के बाहर ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ये इस क्लास को बिलोंग करता है। बिकॉज हमेशा एक ही क्लास नहीं रहेगा, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्लासेस के सेम फंक्शन भी हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक डेमो नाम का क्लास है, उसमें एक शो नाम का फंक्शन है, एक डेमो 2 नाम का क्लास है, उसमें भी शो नाम का फंक्शन है। और जब मैं अगर क्लास के बाहर दोनों की फंक्शन की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करती हूँ तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये शो फंक्शन है तो किसका, क्या ये डेमो 1 का है, क्या ये डेमो 2 का है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप स्कोप के साथ उसको लिखते हो तो पता चलता है कि ये जो शो नाम का फंक्शन है ये पर्टिकुलर ये डेमो 1 वाले क्लास का है और ये सेकेंड वाला जो शो नाम का फंक्शन है वो डेमो 2 का है। तो अब वो कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि एक क्लास लिया है डेमो जिसके अंदर पब्लिक के अंदर शो लिखा है। अभी मैं बता चुकी हूँ कि पब्लिक के अंदर जो भी लिखते हैं वो आउटसाइड द क्लास यूज हो सकता है। पर देखिए नोटिस कीजिए इसके पहले हम लोगों ने शो नाम का जो फंक्शन था उसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख रहे थे कुछ इस तरीके से, बट अभी हम लोग उसकी डेफिनेशन वहां पे नहीं लिख रहे। एक सेकेंड, उसकी डेफिनेशन हम लोग वहां पे लिख रहे क्या, नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए वॉइड शो को क्लोजिंग कर दिया है एंड क्लास का भी क्लोजिंग कर दिया। जब हम लोग आउटसाइड द क्लास फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो वो किस तरीके से होगा, जब भी आप लोग आउटसाइड द क्लास लिखोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा फर्स्ट शो नाम के फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड। तो पहले आपको उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है, चाहे वो वॉइड हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देन उसके बाद क्लास का नाम, डेमो नाम का क्लास है, ओके। देन उसके बाद आता है आप लोगों का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये क्या है आप लोगों का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड देन आप लोगों के फंक्शन का नाम, ये होता है लिखने का तरीका कि किस तरीके से आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखते हो, ठीक है। सो फिर से एक बार बता देती हूँ, फंक्शन का रिटर्न टाइप जो भी होगा वो दैट इज वॉइड है यहाँ पे, देन क्लास का नाम मतलब कि डेमो, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन शो नाम का फंक्शन। सो इसी सीक्वेंस में आप लोगों को हमेशा क्लास के बाहर अगर फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ही क्लास है
तो एक ही क्लास है तो कैसे पता चल रहा है ये जो शो नाम का फंक्शन है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, डेमो क्लास से। बट अगर ऐसे दो क्लास होते, एक होता क्लास डेमो 1, एक होता डेमो 2, और दोनों में सेम सेम फंक्शन होता तो कैसे डिफाइंड होता, ये जो शो नाम का फंक्शन है वो डेमो 1 का है, सेकेंड अगर शो नाम का फंक्शन है वो डेमो 2 का है। तो ये किससे डिफाइंड हो रहा है, यूजिंग स्कोप के थ्रू, क्योंकि स्कोप के पहले क्या आ रहा है, क्लास का नाम। सो इससे आउटसाइड दी क्लास कोई फंक्शन लिखते हो तो पता चलता है जो फंक्शन है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, सो इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए इसी प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कोई भी एक प्रोग्राम ले लेते हैं, ओके, यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट इज ये ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक ऐड नाम का सेम प्रोग्राम करते, a, b और ऐड नाम का वेरिएबल। सो यहाँ पे पहले तो ये फंक्शन की डेफिनेशन यहां से पूरी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि मुझे फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड दी क्लास लिखनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं दो फंक्शन के थ्रू बताती हूँ ताकि आप लोगों के और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो void गेट नाम का फंक्शन, ओके, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने, इसका क्लोजिंग यहीं पे कर रही हूं। सेकेंड void show, ठीक है, ये शो नाम का फंक्शन है। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी है, जस्ट उसका डिक्लेरेशन दिया है पब्लिक के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया पहले क्या होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो फर्स्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void। तो यहाँ पे हम लोग void लिख देते हैं। देन आता है क्लास का नाम, सो डेमो नाम का क्लास है, ओके सॉरी, डेमो नाम का क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम क्या है, गेट। सो इस तरीके से आप लोग उसको डिक्लेयर करोगे, देन उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। सो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रही हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन करेंगे हम लोग ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब सेकेंड फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है, तो सेकेंड फंक्शन का रिटर्न टाइप वहां पे है सपोज, चलो इस फंक्शन को हम लोग एक काम करते हैं विथ रिटर्न लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मुझे आउटसाइड दी क्लास लिखनी है तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे मैंने इंट लिख लिया, ओके। फंक्शन का रिटर्न टाइप फर्स्ट होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, देन होता है क्लास का नाम, देन होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन होगा आप लोगों का फंक्शन का नाम। तो ये हो चुका आप लोगों का। अब विथ रिटर्न है, तो अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विथ रिटर्न होता है तो रिटर्न कहाँ पे होता है, मेन के अंदर। सो सिंपली यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन रिटर्न करना पड़ेगा मुझे एड नाम के वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग स्कोप के थ्रू फंक्शन के डेफिनेशन लिख रहे हो आउटसाइड दी क्लास, ठीक है। अब उसके बाद आते हम लोग मेन के अंदर। सो यहाँ पे देखिए डेमो नाम का क्लास है, उसके बाद हम लोग अभी फंक्शन को करेंगे कॉल। सो गेट वाले फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट गेट, जिससे गेट फंक्शन कॉल होगा, एंड शो फंक्शन को कॉल करना है, बट शो नाम का फंक्शन कैसा है, विथ रिटर्न। और विथ रिटर्न को अगर मैं कॉल करने की कोशिश करती हूं तो वो कैसे होगा आप लोगों का सी आउट के अंदर। तो सी आउट एड इक्वल्स टू, देन यहाँ पे एड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप लोगों का होगा ऑब्जेक्ट डॉट शो वाला फंक्शन, ओके। सो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, यूजिंग स्कोप के थ्रू किया है सेम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कैसे किया है, ठीक है।
तो जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है मेन के अंदर और क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर डिक्लेयर करने के बाद उसको डेफिनेशन देनी है, जो डेफिनेशन हम लोगों ने आउटसाइड द क्लास लिखी है और वहां पे हम लोगों ने स्कोप का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आप लोगों का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एरे। ठीक है, अब एरे क्या होता है, सिंपल, जैसे हम लोगों ने सी में यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड मेन के अंदर हम लोगों ने एक एरे लिया है, एरे का साइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज 1 डायमेंशनल एरे, आप 2 डायमेंशनल एरे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एरे में मैंने साइज दिया है 5, तो 5 एलिमेंट वहां पे एंटर किया है। अब उसके बाद जब भी एरे होता है तो फॉर लूप चलेगा। सो फॉर आई इक्वल्स टू 0, जब भी आपको एरे के एलिमेंट एंटर करना है या प्रिंट करना है, आप लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू एंटर एंड प्रिंट करवाते हो। सो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, ए ऑफ 0। ठीक है, तो हम लोगों को अगर एरे के अंदर कुछ एलिमेंट एंटर करवाना है या प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, यस, यहाँ पे लेस देन ही आएगा, लेस देन 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो एलिमेंट हम लोगों ने एंटर किए उसको जस्ट सिंपली प्रिंट करवा दिया। सो सी आउट में मैंने क्या किया है, ए आर एरे ऑफ आई, मतलब आई मतलब पहले 0 पोजीशन पे क्या एलिमेंट प्रिंट होगा, 10, देन 1 पे 0। इस तरीके से आप लोगों के एरे के एलिमेंट क्या होते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। सो इसको सिंपल से एक रन करके मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगा ये। वो वॉइड मेन के अंदर डायरेक्टली था, आप लोग इसको फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फंक्शन के थ्रू मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो यहाँ पे एक फंक्शन यूजिंग स्कोप भी बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे। सो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर देती हूँ और एरे का साइज देती हूँ 5। ओके, सो उसके बाद आई भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गेट नाम का फंक्शन है, सेम आउटसाइड द क्लास हम लोग लिख रहे हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो फंक्शन का रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड गेट नाम का फंक्शन। अब हम लोगों का ये एरे का कंसेप्ट है, मुझे एरे में कितनी वैल्यू एंटर करनी है, 5। तो यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन के अंदर फॉर लूप चलेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होता है, i is less than equals to 4 because array का साइज है 5 and I प्लस प्लस। ओके, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, एंटर करवाना है। सो सी आउट एक स्टेटमेंट डाल देती हूँ, आप लोग उसको फॉर लूप के बाहर भी लिख सकते हो, एंटर द एरे एलिमेंट। ओके, देन उसके बाद सिन, अब एंटर एरे एलिमेंट करना है तो एरे ए ऑफ आई आएगा यहाँ पे। ओके, सो ये हो चुके आप लोगों के एरे के एलिमेंट एंटर करना। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट भी करना है। सो सेम फंक्शन का रिटर्न टाइप था वॉइड, यहाँ पे मैं वॉइड करवा देती हूँ, क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वॉइड शो नाम का फंक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, तो सिंपली आप लोगों का फॉर लूप आएगा, फॉर लूप लिखोगे, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद सी आउट करना है, तो एक जस्ट सी आउट, यस सी आउट करना है। सो यहाँ पे ए ऑफ आई, जो हम लोगों ने एलिमेंट एंटर किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों के एरे के एलिमेंट एंटर होंगे और प्रिंट होंगे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, मेन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है, तो गेट नाम का फंक्शन हम लोग कॉल कर चुके हैं। सिंपली हम लोगों को शो वाले फंक्शन को कॉल करना है, वो भी सिंपली ही आप लोगों का कॉल होगा, तो ये आप लोगों का शो फंक्शन कॉल होगा। सो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये एरे के एलिमेंट एंटर करेगा 1 2 3 4, बिकॉज एरे का साइज था 5 ना, 5।
सो 1 2 3 4 5 आप लोगों के एरे के एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं। अब वो न्यू लाइन में चाहिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहां पे एक तो डबल कोट के अंदर /n लिख दो, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, देखो मैं रन करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी हो सकता है। फिर और एक होता है एंडल, C++ में होता है एंडल, ठीक है, एंड एल, एंडल मतलब कि न्यू लाइन। देखिए इसको रन करते हैं, 1 2 3 4 5 तो अब जैसे ही करेंगे हम लोग वो न्यू लाइन में आ रहा है, ठीक है। एक तो आप लोग /n यूज कर सकते हो जो कि C में भी यूज किया है, या आप लोग एंडल भी यूज कर सकते हो जो कि न्यू लाइन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये एरे है। तो आप लोगों को मैंने C में एरे में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद आप लोगों का बिगेस्ट एलिमेंट इन एरे लिस्ट, स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद पॉजिटिव, निगेटिव, 2 डायमेंशनल एरे, ये सारे प्रोग्राम आप लोग C++ में एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए सिंटैक्स सेम ही होता है। सिंटैक्स मीन्स एरे में जिस तरीके से हम लोग लेते हैं एलिमेंट, एंटर करते, प्रिंट करते, वैसे ही होता है। खाली आप लोगों को सीक्वेंस और फंक्शन के अंदर उसको कैसे इनपुट करना है वो देखना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आप लोगों का पूरा बेसिक कंसेप्ट कवर करा है, जिसमें फंक्शन, एरे, उसमें कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से बेसिक प्रोग्राम होते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, तो ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों का मैंने आज कवर किया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें और अच्छे से पढ़ना है तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, ओके। सो कल के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ओके। थैंक यू।